ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने जो देखा तो हम लोगों ने इक्वेशन बना ली, ठीक है। कौन सी बना ली अभी हमने? एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। दैट इज एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये जो हमें दिया, ये हमें दिया नील बोहर जी ने, ठीक है। तो ये बोहर जी की इक्वेशन है, ओके। अब जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड जी ने किए थे उनमें भी उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी थी। तो क्या दिया था? फ्रॉम रदरफोर्ड्स इक्वेशन एक्सपेरिमेंट। अब देखो बेटा, बेसिकली अभी हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर पहली ऑर्बिट बन रही है, कितनी दूरी पर दूसरी ऑर्बिट बन रही है, कितनी दूरी पर तीसरी ऑर्बिट बन रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि रेडियस क्या है। बात समझ आई? तो न्यूक्लियस से पहली ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, ठीक है, दूसरी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा और तीसरी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, वो पता होना चाहिए। तभी तो हम लोग उनको डिफाइंड पोजीशन में लेके आएंगे ना, लाइक तभी तो हम उनको स्टेशनरी कहेंगे, तभी तो हम उनको सर्टन डिफाइंड वैल्यूज़ कहेंगे, ओके। तो बेसिकली हम लोगों को जो बोहर जी ने कहा था एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से बात क्लियर है, ठीक है, वो आ गया। बट जो रदरफोर्ड जी का एक्सपेरिमेंट था उसको भी अपन नकार तो नहीं सकते हैं। तो उन्होंने हमें कैलकुलेशन किया और उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जब वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो ये फ्लैट क्यों बन गया, ओके। जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा और जो न्यूक्लियस होगा, नाउ वी नो कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स आएगा, ठीक है, एक फोर्स आएगा इन दोनों के बीच में। तो जब भी कोई भी चीज़, ठीक है, सर्कुलर मोशन में घूमती है और उसको घुमाने वाला सेंटर में मौजूद होना चाहिए, तो वो वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। जैसे हम लोग वो क्या बोलते हैं, लंगीस नहीं बोलते, लंगीस ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। अगर वो छोटे बच्चे मैंने देखे हुए हैं, पत्थर पे एक रस्सी बांध लेंगे, ठीक है, और उसको अपने हाथ में पकड़ के यूं यूं गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है। तो अब आप गोल घुमा रहे हो तो बेसिकली वो जो पत्थर घूम क्यों रहा है? आपके हाथ की वजह से घूम रहा है, क्योंकि तुम घुमा रहे हो उसको। तो बेसिकली जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है? सेंटर से, ठीक है। सेंटर से लगते लगते जो है वो पूरा गोल गोल घूम रहा है। अब पंखा देखो तो मोटर कहाँ लगी हुई है? पंखे में बीच में लगी हुई है, ठीक है। तो बीच वाला घूमता है तो उससे ज़्यादा पूरे जो विंग्स होते हैं वो घूमते हैं और एक सर्कुलर ऑर्बिट मिल जाता है अपने को वहाँ पे। कभी 5 पे पंखा चला के देखना, ऐसे विंग्स तो नज़र ही नहीं आते, ठीक है। अपने को सिर्फ एक बाउंड्री नज़र आती घूमते हुए, ओके। तो दैट मीन्स कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंटर से जो फोर्स लगाया जाता है आउटर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, उनको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम लोग कहते हैं FC, ओके। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना समझ आया, ठीक है। तो जैसे कि हमारा अर्थ, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स के बेसिक नाम अलग अलग है, जो एग्जाम्पल देने वाली थी मैं अभी, कि हमारा अर्थ जो है, ठीक है, वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो सन जो फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर रिवॉल्व करने के दौरान, ठीक है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो हर एक के सर्कुलर मोशन का जो फोर्स होता है वो होता सेंट्रीपिटल है, ठीक है। बट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट्स, डिपेंड ऑन द थियोरी, उसका नाम कई बार अलग अलग होता है। तो वेल, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मेरी बात को सुनना भी आप ध्यान से। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब मैंने क्या बताया कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को यूँ इर्द गिर्द घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है उसको, फाइन, ठीक है। बट न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। हो सकता है ये दोनों मर्ज हो जाए ना, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ऐसे तो मर्ज हो जाना चाहिए, उनको मर्ज तो नहीं हो रहे ना, ठीक है, मर्ज तो नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स कि क्या है कि इन दोनों के बीच में एक और फोर्स लग रहा है। अब हम लोगों ने एक स्टडी किया था 9th स्टैंडर्ड में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो हमने ये देखा था, न्यूटन जी ने हमें ये कहा था कि ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B पे जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, वही सेम फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट B भी ऑब्जेक्ट A पे लगाएगा, याद है, ठीक है। जिसकी वजह से जो दो ऑब्जेक्ट्स कभी से कोलाइड नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब अगर सेम मास के होते हैं तो, या अप्रॉक्सीमेट सेम मास के होते हैं तो, अप्रॉक्सीमेट कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को अगर हम लेके चलते हैं तो ये फोर्स जो यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बेसिकली
एक तरीके को एक बैलेंस बना के चलते हैं, तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, Fe। नाउ इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टैटिक मतलब कि स्टेशनरी, ठीक है, स्टैटिक मतलब कि स्टेशनरी फिक्स पोजीशन, ठीक है, स्टेशनरी या तो फिर फिक्स पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही पोजीशन पे रहकर, वो नीचे ऊपर नहीं हो रहा, ठीक है, अपनी पोजीशन पे रहकर एक फोर्स क्रिएट हो रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो उसको एक ही ऑर्बिट में घुमा रहा है और वो ऑर्बिट फिक्स है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेम हो गए। ओके, तो इसका मतलब कि ये दोनों की दोनों वैल्यू कैसी हो गई? सेम हो गई। तो अब इनका मतलब होता क्या है, मैं इसको रब कर दूँ। सो नाउ बेसिकली इफ़ आई वुड से, ठीक है, मैं ये बोलूँ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू होती है mv²/r। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, अब Q1 Q2 क्या होता है? देखो, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम r कहेंगे और चार्ज पार्टिकल को Q1 और Q2 कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज पार्टिकल देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो Q1 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं और Q2 जो है वो हम लोग न्यूक्लियस को ले सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अब न्यूक्लियस, तो ये जो Q2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी Ze। ठीक है, और Q1 की तो सिंपल E नेगेटिव मतलब E हो गया। ठीक है, तो इसमें अपन नेगेटिव साइन नहीं लगाते, तो Ze। Z मतलब क्या है? Z मतलब कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर जैसे हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसके लिए 1 आ गया। ठीक है, अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो 2 आ गया, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लेते हैं दैट Q1 इज़ E एंड Q2 इज़ Ze, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट, या तो मैं ऐसा बोलूँगी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो Fe इज इक्वल्स टू 1/4πε0 E Ze/r²। ठीक है, ये बन गया हमारा Fc और Fe। अब मैंने बताया कि Fc और Fe दोनों कैसी वैल्यूज़ हैं? दोनों फोर्स एक्चुअली सेम ही है। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूँ, मैं पहले इसको रब कर दूँ। ओके, ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? mv²/r इक्वल्स टू 1/4πε0 E Ze/r²। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे r है और यहाँ पे r² है, इक्वल में कट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये r को इस स्क्वायर के साथ कट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? mv² इक्वल्स टू 1/4πε0 Z E × E इज E²/r। ठीक है, सो दैट इज mv² इज इक्वल्स टू Ze/4πε0 × r। क्लियर हो गया? ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ पे दे के रखा था, ये वाला। अब क्या करेंगे? अब क्या करें? देखो, अब ये जो निकला वो रदरफोर्ड जी के एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकला और ये जो था वो बोहर मॉडल जी के हिसाब से निकला। तो अभी इन दोनों का रिलेशन कैसे बनाए? तो हम एक काम करते हैं, हम लोग पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन पूछते तो नहीं है एग्जाम में ज़्यादातर, बट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना बेटा, तो थोड़ा मज़ा आता है पढ़ने में और चीज़ें समझ आती है। तो क्या, जब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपके जब एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, JEE और नीट के हो जाते हैं या बहुत सारे कुछ कैट के बहुत सारे, तो आप उनके आंसर्स आराम से दे सकते हैं। तो वेल, अब मैं क्या बोल रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके हम लोग डिवाइड करते हैं उसको सेकंड वाली इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है? mvr, ओके, इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू NH/2π होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइड अलग करना पड़ेगा ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये लेफ्ट हैंड साइड mv²
और ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ZE² अपॉन 4 पाई ε0 इंटू आर। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ इतना? ओके चलो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, देखना यहाँ पे अच्छे से ना। स्क्वायर कर लेते हैं, m² v² r² हो गया, तीनों के बस स्क्वायर कर लिया। सो m² v² r² अपॉन mv² इक्वल्स टू यहाँ पे n² h² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई²। ठीक है, इनके अपॉन में, अच्छा इसका तो अपॉन हो गया, ठीक है, इसका अपॉन करना बाकी है। तो क्या हो जाएगा, ZE² अपॉन 4 पाई ε0 r। ठीक है, ओके। अब ना पहली बात तो देखो, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ, बहुत कंजस्टेड हो गया। ठीक है, m² v² r² अपॉन mv² इक्वल्स टू, इन दोनों को मैं ऊपर शिफ्ट कर लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, n² h² 4 पाई ε0 r अपॉन 4 पाई² ZE²। ठीक है, पता चला मैंने क्या किया? देखो बेटा, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d ऐसे हो तो हम क्या लिखते हैं, a अपॉन b मल्टीप्लाई बाई d अपॉन c लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। तो a और d को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया, b और c को एक साथ लिख दिया। क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं कौन किसको कट करता है। ठीक है, कौन किससे छुटकारा पाना चाहता है। तो v² कैंसिल आउट हो गया, m 2 में से एक गया। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, 4 कैंसिल हो गया, पाई² कैंसिल हो गया, दैट्स इट। ओके चलो अब पहले लिख देते हैं क्या बाकी रहा, फिर थोड़ा दिमाग लगा दें। तो यहाँ पे क्या बाकी रहा, mr² इक्वल्स टू n² h² ε0 इंटू आर अपॉन पाई ZE²। ठीक है, ओके। अब देखो और एक r कट रहा है, इक्वल टू में है ना, तो ये r और ये स्क्वायर कट गया। तो क्या बच गया, mr इक्वल्स टू n² h² ε0 ओके पाई ZE²। ओके, मुझे रेडियस निकालना है, क्योंकि हमें ये तो निकालना था ना कि पहला ऑर्बिट रेडियस से कितनी दूरी पर है, दूसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस के हिसाब से कितनी दूरी पर है। तो न्यूक्लियस और जो ऑर्बिट है, ठीक है, न्यूक्लियस और जो ऑर्बिट है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन रेडियस ही तो बोलेंगे। ठीक है, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू n² h² ε0 पाई ZE² मल्टीप्लाई बाई m। ओके, क्लियर हुआ? नाउ यहाँ पे n क्या है, ठीक है, हेयर n इज़ नंबर ऑफ एनर्जी शेल, जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी के LMN के हिसाब से वो हो गया। h तो पता है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34। ओके, ε0 की वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है। z इज़ द एटॉमिक नंबर। ओके, e इज़ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया उसका मास। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों को ऑटोमेटिकली फिक्स मिल गई। तो बेटा देखो यहाँ पे हमें इतना तो क्लियर हो ही गया ना, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई n जो है वो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, तो वो अपन का चेंज होता रहेगा। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, z जो है वो फिक्स अपना एटॉमिक नंबर रहेगा। ε0 जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। पाई अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो वो भी अपने पास एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो फिक्स वैल्यू है, उसका मास भी फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो ना बेटा, तो इन सब की वैल्यूज़ जो है वो फिक्स है। तो अगर हम लोग इन सब की वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं तो आपके पास आर का एक बेसिकली शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाता है। मैं उसको कहाँ लिखूँ, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। ओके, तो अगर हम इन सबको डालते हैं तो आपके पास आएगा 0.529। अब क्या कांस्टेंट नहीं है एनर्जी लेवल, n कभी 1 कभी 2 कभी 3 कुछ भी हो सकता है, n² अपॉन ये सब कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फिर क्या कांस्टेंट नहीं है, z कांस्टेंट नहीं है, तो अपॉन क्या आ गया, z। कई बार बच्चे इनको या किसी बुक में 0.53 भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 53 n² अपॉन z। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला आ गई। अच्छा, ये जो रेडियस की वैल्यू निकलेगी, इसका जो यूनिट होगा, ठीक है, वो रहेगा एंगस्ट्रॉम। क्या रहेगा, एंगस्ट्रॉम। यूनिट तो बहुत मैटर करता है ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देती हूँ मैं,
एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया बेटा, इतना आया समझ में? ओके तो बेसिकली आर एन, ठीक है, मतलब कि nth टर्म, तो जो भी nth टर्म मतलब कि कोई भी अपन का शेल इन्फिनिटी कहीं पे भी जा सकते हैं, तो अगर उसका हमें निकालना है तो 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये हो गया हमारा परफेक्टली रेडियस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी आप सब बोलोगे कि मैम फिर आपने इतनी सारी हमसे मजूरी क्यों करवाई, इतना सारा क्यों करवाया, सीधे फॉर्मूला लर्न कर लेते, हम न्यूमेरिकल में डाल के बात खत्म कर लेते। बात तो सही है आपकी, बट क्या मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे जिनको जो मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, ठीक है, 100 में 100 लाने हैं, 80 on 80 लाने हैं, तो उनके लिए मुझे ऐसा है कि हर एक चीज़ उनको समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी बात ऐसा है कि अगर आपको एग्ज़ाम में ट्विस्ट करके दिया जाता है क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को लेके चल रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका मास जो है वो डबल है, ओके, और उसका चार्ज जो है वो हाफ चार्ज है, समझ रहे हो? कुछ भी एक कोई क्वांटमाइजेशन की बात करते हैं ना, क्वांटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, अभी तक अपने को पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको ये वाली फॉर्मूला बट ऑब्वियसली पता होना ज़रूरी है ना। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे जो नंबर n है वो क्या लगाओगे, ठीक है, मास मैं कह रही हूँ डबल होना चाहिए, तो 9.1 का आपको डबल करना पड़ेगा, जो चार्ज है वो मैं कह रही हूँ हाफ होगा उसका, आई बस हमें तो 1.6 का हाफ आपको 0.8 लेना पड़ जाएगा। तो अगर आप ये वैल्यूज़ लगाओगे तो बट ऑब्वियसली फिर तो ये आंसर नहीं आने वाला, फिर तो आंसर अलग हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस के एग्ज़ाम्स के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जिन लोगों को सिर्फ नॉर्मल बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और कुछ मगजमारी नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं है, तो बस ठीक है, ये वाली फॉर्मूला लर्न कर लो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी भी थोड़ा बहुत मन कर रहा है। नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन, तो पहले आप इतना लिख दीजिए, आगे और बहुत कुछ है मुझे सिखाने के लिए। फिनिश इट। सो बच्चों, अभी हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया है। तो पहले हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन देख ली थी, ठीक है, जहाँ पे फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल अट्रैक्शन और जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था वो इक्वल। फिर हम लोगों ने उसकी मदद से रेडियस निकाल दिया, ठीक है। तो रेडियस, क्योंकि हमें पता है ना कि आज यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो उसके बाद जो शेल्स होंगे वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होंगे वो रेडियस पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, आर एन इज 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग बेटा इसके ऊपर, ताकि आपको क्लियर हो। हम क्वेश्चन कर सकते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, छोटा वाला पहले कर लेते हैं हम लोग ना बेटा। सेकंड और थर्ड शेल, ठीक है, तो शेल आपको दिया हुआ है, मतलब आपको N2 दिया हुआ है और N3 दिया हुआ है। उसमें हमें रेडियस निकालना है। क्या है हाइड्रोजन एटम, तो उसके हिसाब से Z क्या होता है बेटा, 1 होता है। यहाँ हीलियम एटम होता तो Z2 लिख देते, लिथियम होता तो Z3, मतलब जो भी आपको एटम होगा उसका जो एटॉमिक नंबर है हम लोग वो लिख देंगे यहाँ पर। ओके, रेडियस पूछा है, चलो पहले रेडियस निकाल देते हैं। तो आर एन इज इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन Z, ठीक है। तो आर निकालना है फॉर द सेकंड शेल 0.53, ओके, सेकंड शेल मतलब 2 का स्क्वायर और अपॉन में 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R2 इज़ 0.53, ओके, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 12, देन 21, ओके, सो 2.1, तो 2.12 एंगस्ट्रॉम। ओके, सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे सेकंड हम लोगों को N3 के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला आपको मुंह पे लर्न हो जाना चाहिए बेटा, आर एन इज़ 0.53 n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। तो यहाँ पे 0.53 n की जगह हमें क्या लिखना है 3, सो 3 स्क्वायर अपॉन z की जगह 1, सो 0.53 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27, ओके, 7 कैरी 7 नीचे 2 कैरी हो गया, 9 5 ज़ा 45, 46 47, सो आंसर कितना आया 4.77 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया, इजी है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेडियस निकालना रहेगा, डन। ओके, अब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं ले लूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे दैट कुछ ऑप्शंस देंगे MCQs में, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम रेडियस ऑफ
हाइड्रोजन एटम ऑफ शेल 1, ठीक है। तो शेल 1 का जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसका जो रेडियस होगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि उनमें से कौन सा सही है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं, एक n इक्वल्स टू अगर हम ले लेते हैं 2 ऑफ लिथियम, ठीक है, फिर लिख देते हैं हम लोग n इक्वल्स टू 2 ऑफ हीलियम, ठीक है, फिर n इक्वल्स टू 2 ऑफ बोरोन, ठीक है, और n इक्वल्स टू 2 ऑफ बेरिलियम। समझो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब पहले हम लोग ये निकाल देते हैं कि हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट शेल का रेडियस कितना है। अब देखो रेडियस का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, आर एन इक्वल्स टू 0.53, ओके, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट शेल का निकालना है, तो इसके लिए n की जगह 1 ले लिया, 0.53, n कितना रहेगा हमारा 1 और z भी कितना होगा 1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हाइड्रोजन का हुआ। तो आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा होगा जो हाइड्रोजन के साथ मैच करेगा, वो बताओ। चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि पहला वाला है N2 लिथियम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट के लिए N2 है और Z कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, बिकॉज लिथियम जो है वो 3 नंबर का होता है। लगा दो फॉर्मूला, आर एन इक्वल्स टू 0.53, n की जगह पर 2 स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। तो अब देखो सीधी सी बात है, 2 स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 3 इंटू 0.53, कुछ भी होगा मतलब 0.53 तो नहीं आया ना, ठीक है। तो ये MCQ है, तो इसके लिए ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो गया कि ये नहीं बनेगा। ओके, दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, n इक्वल्स टू 2 फॉर हीलियम। अब हीलियम का नंबर क्या होता है, z इक्वल्स टू 2 होता है। चलो लगा देते हैं हम लोग, आर एन इज़ 0.53, ओके, एन स्क्वायर अपॉन जेड, सो 0.53, एन की जगह 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 अपॉन 2 इंटू 0.53, ठीक है। 1 ज़ा 2 ज़ा मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात है, 0.53 तो नहीं आने वाला है, मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, N2 फॉर द बोरोन, ओके। सो N2 और बोरोन का नंबर कितना होता है 5, आर एन इक्वल्स टू 0.53, क्या आपको क्लियर तो हो चुका होगा, n की जगह पर 2 स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। तो होने से रहा नहीं, फाइन, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4/5 करेंगे 0.8 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो बट बस 0.53 तो नहीं आया, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं जा रहा है, तो फोर्थ जा ही सकता है। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो n इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे क्या है बेटा बेरिलियम। बेरिलियम कौन सा एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 4 का। सो आर एन इक्वल्स टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। तो 0.53 n की जगह 2 और z की जगह 4, 0.53 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 कट गया, आंसर क्या है बेटा 0.53 एंगस्ट्रॉम। और यही आंसर हम लोगों को चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन का यही आंसर है, मतलब कि ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट वन। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से MCQs वगैरह में या नॉर्मल आपके पास सम आएंगे तो इस तरीके से हम उसका यूटिलाइज करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूलाज जो है वो मुँह जबानी याद हो जाने चाहिए। तो क्या करना, जब भी ऐसे कुछ सम्स कर रहे हो या जैसे नोट्स आप मेरे वाले जो लिखते जा रहे हो इन केस, तो फिर उन चीज़ों को ना बोल बोल के लिखो। जितना बोल बोल के लिखोगे ना बेटा, उतना ही आपको दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा और आप उस चीज़ को याद हो जाएगा आपको। तो ज़्यादा स्पेशली बैठ कर उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, बोल बोल के आप लिखोगे। जितनी बार फॉर्मूला लिख रहे हो उतनी बार आप बोलते रहो, ईजिली हर एक फॉर्मूला जो है आपको दिमाग में बैठ जाएगी। वेल क्लियर हो गया, इतना आया समझ में, ठीक है। तो ये हमने रेडियस का लिया। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो घूमता रहेगा, तो हमें ये भी तो देखना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। कि अगर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के नज़दीक का जो ऑर्बिट है तब कितना तेज़ घूमता है, और न्यूक्लियस से दूर जाता है तो ज़्यादा तेज़ घूमता है, न्यूक्लियस के नज़दीक आता है तो ज़्यादा तेज़ घूमता है। दैट मीन्स वेलोसिटी भी तो पता होनी चाहिए ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ओके। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पर। चलो पहले इतना आप कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। ना बच्चों शुरू करते हैं टू फाइंड द वेलोसिटी, ओके। टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, टू फाइंड फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, हमने जब ये शुरुआत किया था तो हमने बताया था ना कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमेगा तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और उस हिसाब से हमने इक्वेशन 1 जो है वो निकाल के रखी थी।
अब दोबारा से हम इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बेस तो यही है ना, बेसिक तो यही है, यहीं से आ रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें है mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। ठीक है, अब देखो बेटा मास जो है वो फिक्स है, v हमें निकालना है, NH 2π फिक्स है, मतलब मुझे रेडियस को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, बाकी तो मुझे कोई इशू नहीं क्रिएट करने वाला है। तो रेडियस को हटाने के लिए मेरे पास ये वाली फॉर्मूला है रेडियस की। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला तो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ वाली फॉर्मूला। तो क्या लिख दूंगी मैं, mv एंड इंस्टेड ऑफ r मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ n स्क्वायर h स्क्वायर एब्सोल्यूट नॉट अपॉन पाई ze² m इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कौन किसके साथ कट सकता है। नाउ mv n स्क्वायर h स्क्वायर एब्सोल्यूट नॉट पाई ze² m इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। पाई कट गया। ठीक है, पाई कट गया। यहाँ पे एक h है, ये एक h से कट गया, ये एक n है, ये इस n से कट गया। दैट्स इट। ओके, चलो अब क्या बच गया लिख देते हैं, mvnh एब्सोल्यूट नॉट ze² m। अच्छा, ये m और ये m भी तो कटेगा। ठीक है, ये भी कट गया। तो चलो क्लियर, फाइन। इक्वल्स टू क्या बच गया, 1/2। अब मुझे वेलोसिटी जो है वो निकालना है, तो मैं सारे टर्म्स वहाँ पे ले जाऊँ, तो v को यहीं रहने देती हूँ, ze² ऊपर की तरफ आ गया, NH एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ। ओके, अब आप देखो बेटा तो आपको पता चल जाएगा दैट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फिक्स, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, क्या चेंज होगा, z चेंज होगा डिपेंड ऑन द एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज होगा, n चेंज होगा क्योंकि शेल अलग अलग रहेगा। तो अगर इन सब की वैल्यू फिक्स है और अगर हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं तो हमारे पास आएगा 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये बन गया तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो समझ आया वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। ओके, आसान है। यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम लोग लिख दें, जो फॉर्मूलाज ड्राइव करते जा रहे हैं वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके ना। अब आपके स्कूल में 99% मैंने देखा हुआ है स्कूल्स में ये चीज़ होती है, क्योंकि 11th में कोई डेरिवेशन होता नहीं है। ठीक है, तो बुक में डिराइव किया होगा बट आपको कहेंगे कि ज़रूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला ही देखनी है और आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। तो आपके स्कूल वाले बस थोड़ा टॉपिक सिखा देंगे और उसके बाद आपको कहेंगे कि जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। वो सही है, गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फॉर्मूला ही यूटिलाइज़ करते हैं। बट क्या होता है ना बेटा, ये जो मैं सेशन डेरिवेशन का ले रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि शायद तक कुछ बच्चे जो है वो लीव करके चले गए, मैम क्यों सिखा रहे जबकि आने नहीं वाला। बट ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है जिन बच्चों को बहुत अच्छे स्कोर करने हैं, जिनका टारगेट है JEE का है, क्योंकि नीट का है, ये टारगेट उनका है। तो अगर उनका टारगेट है तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई सीधे से सवाल नहीं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि अच्छा ये है फाइंड द वेलोसिटी, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, घुमा फिरा के आएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उनका क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे। ओके, तो और हमें पता है कि JEE इन सब की तैयारी हम लोग पहले से ही होगी, डे 1 से हम लोग कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो 8-9 से ही प्रिपरेशन करवाना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स बच्चों को, ताकि उनके जो कोर बेस हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, तो वी नो कि कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। तो इसके लिए मैं ये आपको एक बार डेरिवेशन करवा रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग क्या डेरिवेशन सीखोगे तो मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वरना लगेगा कि ठीक है यार अभी फॉर्मूला लगानी, मतलब आपको वो जो स्टडी का जो इंपॉर्टेंस है वो पता नहीं चलेगा। सो ये मेरा एक मोटो है कि मैं बच्चे को पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर करूँ। सो दैट्स वाई मैंने आपको ये चीज़ बताई। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और अभी बस इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि हमें ये तो क्लियर है कि घूम रहा है। ओके, अब जो चीज़ घूमती है वेलोसिटी होती है तो उसमें एनर्जी भी तो होती है, वो एनर्जी लिबरेट भी तो करेगा, नहीं तो किस एनर्जी से घूमेगा, कुछ तो उसके अंदर फंडा होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। अभी हम शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है बेटा, 12mv² होता है ना। ठीक है, बेसिक पता है अपने को। काइनेटिक एनर्जी को अभी मैं सिर्फ E लिख देती हूँ, एनर्जी 12mv की फॉर्मूला हमने जस्ट डिराइव की
ओके, बट हमें ये वाला तो लेना नहीं है, हम लोग लेंगे जो हमने ये कैलकुलेशन के पहले जो हमने डेरिवेशन किया था। तो मैं यहाँ पे वो वाली फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो V इक्वल्स टू ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू N। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला थी ना हमारी। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू N का होल स्क्वायर। सो द एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m z का z² e⁴ हो जाएगा अपॉन 2 का 4, ओके, एब्सोल्यूट नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर और n का स्क्वायर। ओके, तो E इक्वल्स टू, ओके, 2 इंटू 4 8 हो गया, तो 1/8 z² e⁴ m को वहाँ पे लिख दिया। ओके, ये ठीक है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पर e⁴ कांस्टेंट टर्म, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, नीचे 8 कांस्टेंट आया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h कांस्टेंट। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास? z² अपॉन n²। बेटा ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू की तरफ हम जब वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.6 z² अपॉन n²। ओके, और इसका यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेसिकली हम लोग क्या करते थे, जनरली हमने जो 10th में देखा था और 9th में, कि हम लोग एनर्जी को जूल में डिफाइन करते हैं ना। ठीक है, जूल में वो भी वैल्यू सही है, ठीक है, गलत नहीं है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बेसिस की एनर्जी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो कर सकते हो, उसका एक अलग थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर समथिंग आ जाएगा, तो वो एक अलग है, बट खैर इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो En, ठीक है, किसी भी n शेल के लिए जिस शेल में है, सेकंड शेल में है, फोर्थ शेल में, किस शेल में है, उसमें उसकी एनर्जी क्या होगी, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। एंड पर्टिकुलर z मतलब कि किस एटम की बात कर रहे हैं। क्लियर, आसान हो गया? तो चलो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वाली फॉर्मूला भी। तो पहले ये वाली फॉर्मूला लिख देती हूँ, एनर्जी En इक्वल्स टू e⁴ m 8 एप्सिलॉन नॉट 2 स्क्वायर, ओके, h² z² अपॉन n², और साथ में ये भी लिख देते हैं En 13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, फॉर्मूला सारी लिखती जा रहा ना, तो क्लियर होती जा रही कि अभी तक हम लोगों ने इतना सब डिराइव कर लिया है। ओके, तो अब कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो आपको बस ये फॉर्मूला लिख देनी है एंड यू कैन फाइंड द आंसर। बहुत ईजी है। पता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो दूसरे शेल में जंप करेगा, जो बोहर का पोस्टुलेट था। ठीक है, और फिर उसमें अगर वो उसको एमिट करता है तो फिर से वो प्रीवियस शेल में आ जाएगा, या अगर और ज़्यादा एमिट करेगा तो शायद उसे नीचे वाले शेल में गिर जाए। तो बेसिकली क्या है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो उनके जंपिंग करने के लिए आएगी कि कितनी एनर्जी आई और उसमें जंप किया। बट अगर वो एक ही एनर्जी पे घूमेगा, एक ही शेल पे घूमेगा, तो कुछ एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड ही रहेगी जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि उस शेल की एनर्जी फिक्स है, तो वो उस एनर्जी के हिसाब से चलेगा। सीधी सी बात है, हमने ये पोस्टुलेट में देखा था। बट देन टू अगर हमें देखना है कि किस पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उस शेल में अकोमोडेट होता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो अभी तक हम क्या निकाल चुके हैं? अभी तक हम ये निकाल चुके हैं कि रेडियस न्यूक्लियस से कितना दूरी पर होगा, तो पता चल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी वो पता चल जाएगी, उसके हिसाब से उसमें एनर्जी कितनी रहेगी वो पता चल जाएगी। अब हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी। तो खैर पहले आप इतना लिख दीजिए, फिर हम डेरिवेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। लिख दिया ना बच्चों? चलो अब मैं यहीं पर ही डेरिवेशन कर लेती हूँ क्या, पोटेंशियल का, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा उसको समझना। ठीक है, अब देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कितनी क्षमता है उसके अंदर, तो क्षमता किस पे डिपेंड करेगी? वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व करेगा उसमें। तो हमने जब ये सेशन स्टार्ट किया था ना, तब हमने बताया था कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको हम Q1 बोलेंगे और Q2 बोलेंगे। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस है। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2/R, ठीक है, क्योंकि उनके बीच की जो एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेसिकली, और कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया था, तो वही वाली फॉर्मूला मैंने लगा दी, मैंने और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या फोर्स था तो नीचे R² था, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इसके लिए हम लोग सिर्फ डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पर तो हम लोग R लिख रहे हैं। वेल, तो हमें ये पता है कि जो Q1 है अगर हम उसको E ले लेते हैं तो 4πE0, Q1 की जगह E आ गया, एंड Q2, अब Q2 जो है वो क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन रहता है, ठीक है, मतलब कि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो भी एटम होगा उसके हिसाब से रहेंगे, ठीक है। दो हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो इसके लिए हम सेकंड पार्टिकल को क्या लिख देंगे, ZE, तो एक E आ गया, दूसरा ZE आ गया, और फिर R आ गया, ठीक है। तो मैंने Q1 Q2 की जगह वो वैल्यू अप्लाई कर ली। सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैंने अभी E लिख देती हूँ, ऐसा तो हम EP लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम लोग लिख देते हैं EN था, ठीक है, इसको हम लिख दें EK लिख देते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में हमें साइन बतानी पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साइन जो होगी वो नेगेटिव होगी और इसकी पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस लिख दी मैंने, ठीक है, ब्रैकेट हटा दूँ, माइनस, और ये हो गया प्लस, ठीक है। सो क्या हो गया, अब माइनस ZE इंटू E इज़ E², 4πE0R, ठीक है, इतना। अब EP इक्वल्स टू माइनस ZE²/4πε0, R की जगह फॉर्मूला लगा दें ये वाला हम लोग, ठीक है। तो देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, R की जगह क्या लिख दे रही हूँ मैं, n²h²ε0, ठीक है, n²h²ε0 अपॉन πZE²m, ओके। अब देखो बेटा, अपने को पता है कि जो थर्ड वाला होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा वो -ZE² 4πε0 n²h²ε0, और इसको ऊपर ले लिया तो πZE²m, ओके। बेसिक मैथ क्लियर हुआ। चलो अब देखते कुछ कटिंग हो रहा है क्या, पाई और पाई कटिंग हो गया, और कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, सो EP इक्वल्स टू ZZ 2 बार है तो -Z², E 2 और 2 4 हो जाएंगे, M अपॉन 4ε0, ठीक है, ε0 2 बार है यहाँ पे तो स्क्वायर लिख दिया, ओके, n²h²। देखो बेटा ये फॉर्मूला है ना कहीं काइनेटिक एनर्जी के साथ मैच कर रही है, क्या बोलते हो, Z²e⁴m, Z²e⁴m, क्लियर, ओके, ε0² h² n² से फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो हम काम करते हैं इसको हम लोग इसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से करना पड़ जाएगा ना, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं यहाँ पे ε0, ओके, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने 2 के साथ इस पूरी इक्वेशन को, तो -Z²e⁴m अपॉन 4ε0² n² h², ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ओके। अब मुझे कुछ रब करना पड़ेगा, मैं ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ, मीनिंग समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो अभी, तो यहाँ पर ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -Z² e⁴m अपॉन 8, ओके, ε0² n² h² और इन सब के साथ आगे 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में है ना वो लिख दिया, ओके बेटा। अब अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अलग अलग करें बेटा तो ऐसा आएगा, देखो e⁴m 8 ε0² h², ये हमारा कांस्टेंट टर्म्स आ गए, ठीक है, -Z² अपॉन n² मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, देखो वही आया। अब हमें पता है कि इसका जो कांस्टेंट वैल्यू हमने निकाल दिया 13.6, तो ये वहाँ पर भी सेम जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 Z² n² मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर,
ओके, तो क्या कर लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 0.1 कैरी 7, कितना आया -27.2 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास दो अच्छे खासे ऑप्शन है, ठीक है, आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एनर्जी का एक ही फॉर्मूला रट लो। ओके, लर्न कर लो, 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना। ओके, काइनेटिक पूछा जाए तो ये वाली फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगी। अच्छा, एक और डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी में आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करनी है, जबकि काइनेटिक एनर्जी में उसमें इंडिकेट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एनर्जी के तौर पे लिख दूँ तो जगह ही नहीं बची, इतना लिख दिया, जगह ही नहीं बची मेरे पास, सोचो अभी, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला लिखूँ तो क्या हो जाएगा, En -13.6, ओके, इतना तो अपने को पता ही है। ओके, Z² n² मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो आपको वो नंबर लर्न नहीं करना, 27.2 तो ठीक है, आप यहीं से इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बोलते हो, आया समझ में, ठीक है ना। चलिए, अब काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल हो गई, टोटल एनर्जी तो आती है, वी नो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी गिव्स यू द टोटल एनर्जी, अभी वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको अच्छे से लिख दीजिए, फिर मुझे फाइनल इसको रब करना पड़ जाएगा। ओके, तो जस्ट राइट इट डाउन, फिर हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की ओर। ओके बच्चों, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं टोटल एनर्जी। नाउ वी नो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा वैल्यू, 13.6 Z² अपॉन n², ओके। और पोटेंशियल कितना है बेटा, पोटेंशियल है -13.6 Z² अपॉन n² मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ओके, अब देखो 13.6 Z² n² सेम है, उसको कॉमन निकाल देती हूँ मैं। तो 13.6 Z² अपॉन n² कॉमन निकाल दिया, तो इसकी जगह पे 1 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस और ये 2 रह गया। ओके, तो टोटल एनर्जी क्या आ गई, 1 - 2 इज़ -1, तो दैट मीन्स कि -13.6 Z² अपॉन n², ये आ गई टोटल एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे माइनस साइन रहेगी, ध्यान देना। क्यों माइनस साइन रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, मास तो उसका होता ही नहीं है। ओके, तो उसको पकड़ के रखने के लिए जो न्यूक्लियस है ना वो अपनी एनर्जी लगाता है, ठीक है। तो एक तरीके का आप यूँ समझो कि आप एक बड़ी मुश्किल में हो, ठीक है, सॉरी, आप लोग एक कुछ मुश्किल में हो और उस मुश्किल से निकालने के लिए आपका दोस्त आपको मदद कर रहा है। ओके, तो क्या होगा ना, आप अपने दोस्त को बोलोगे कि तूने मेरी मुश्किल में मेरी मदद की, अब मैं तेरा साथ ना ज़िंदगी भर तक नहीं छोड़ूंगा, और तब तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तेरा ये कर्जा, ठीक है, ये जो तेरा एहसान है मेरे ऊपर, मैं उसको उतार ना दूँ, ठीक है। अब ये चलता है ना ऑब्वियसली, इतना अगर हम कोई मुश्किल में होते हो उस समय कोई हमें मदद करता है तो वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इतना लाइट वेट है कि उसको उस एटम के अंदर, ठीक है, उस एटम में रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो एक तरीके का उसकी जो मजबूरी है ना, ठीक है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। तो इसके लिए जितना न्यूक्लियस एनर्जी उसको देगा, कम से कम अगर उतना इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी नहीं देगा ना, तब तक वो वहाँ से निकल नहीं पाएगा। आई बात समझ में। तो इसके लिए टोटल एनर्जी हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर एहसान के तौर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एहसान के तौर पे है, जैसे हमारे दोस्त ने हम पे एहसान किया, ठीक है, हमको मुश्किल घड़ी में मदद करके, ऐसा रहता है। ये बात समझ आई। ओके, तो अब बेसिकली देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं, बोर मॉडल का जो पूरा अपन कर रहे हैं, ठीक है, बोर मॉडल ने ये जो भी हमें दिया ना वो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम के स्पीशीज जैसी जो एलिमेंट्स होंगे उसी पे ही लागू है ये मॉडल, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे इस बारे में लिमिटेशंस में, पर ये उसी पे ही लागू है। तो ये क्या है ना, ये ऐसा है कि हाइड्रोजन का कम से कम आपको टोटल एनर्जी पता होना चाहिए, जो आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चन में हेल्प करेगा झट से सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम थोड़ा निकाल देते हैं इसके अंदर। ओके, क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी
ऑफ शेल्स इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अब अगर मैं शेल फर्स्ट की बात करती हूँ, ओके, अब हाइड्रोजन एटम एंड इट्स लाइक स्पीशीज, इट्स लाइक स्पीशीज, इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। ठीक है, बोर ने ये जो भी पूरा मॉडल दिया ना, वो सिर्फ उन्हीं स्पीशीज़ के लिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है, बट ये उन पे अप्लाई होगा। जैसे कि लिथियम के पास, ठीक है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब उन 3 में से अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, एक ही बचा। तो ये लिथियम 2+ पे एप्लीकेबल होगा, लिथियम पे नहीं होगा, लिथियम 2+ पे एप्लीकेबल होगा, चार्ज पे। समझ आया? ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हीलियम, ठीक है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट ये पॉसिबल है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका मतलब कि जब हीलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा तो उसके पास एक ही बचेगा, तो ये He+ के लिए वैलिड है। ओके, ये चीज़ कंडीशन याद कर लेना बोर मॉडल की, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलते जुलते जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उन पे ही एप्लीकेबल रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम एंड इट्स लाइक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। तो अब पहले तो हम हाइड्रोजन की बात करें, तो यहाँ पे एक जो है वो N1 फर्स्ट शेल की बात कर रही हूँ मैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे एनर्जी निकालना है मेरे को, तो -13.6 Z²/N²। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, -13.6 Z1² और ये भी 1², तो कितना आया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फिर अगर मुझे सेकंड शेल का निकालना है तो En = -13.6, Z की जगह तो 1 ही आएगा, N की जगह पे 2² आ गया। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13.6 माइनस इंटू 1/4। अब इसको मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, तो 3 या 12 1.4, तो कितना है बेटा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस हुआ, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है उसमें कितनी एनर्जी है, तो भैया उसमें एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता है मैंने अप्रॉक्स 14 लिया था जब समझा रही थी, थोड़ा 5 मिनट ओके, 10-12 मिनट पहले के सेशन में। ओके, फिर अगर हम लोग शेल सेकंड लेते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी है भाई, तो उसमें एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना आप लर्न कर लेना। ओके, जैसे थर्ड की हम बात करते हैं तो n = 3, सो En = -13.6, क्या हो जाएगा यहाँ पे, Z की जगह 1² और ये हो गया 3²। ओके, तो -13.6 इंटू 1/9। ओके, सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ऐसे करके आप 4 जितने तो लर्न कर ही लीजिए। बात आई समझ में? अब आपको जो फॉर्मूला स्कूल में बताई जाएगी टू फाइंड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या बेस्ड ऑन द शेल, वो एक्चुअली बताई जाएगी आपको टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए आप जब आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यही वाली फॉर्मूला आपको मिलेगी, बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये थोड़ा बहुत आपको रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप थोड़ा पागल हो जाओगे अगर आपने सेशन नहीं देखा तो। ओके, तो ये वाली फॉर्मूला ही आपको यूटिलाइज करनी है। तो टोटल एनर्जी की ही बात करते हैं ज़्यादातर, काइनेटिक पोटेंशियल की स्पेसिफिकली बात इतना नहीं करते हैं। एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए ये एनर्जी के बेसिस पे हम लोग एनर्जी लेवल्स के जो एनर्जी है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी लेवल फर्स्ट शेल के लिए, ये एनर्जी लेवल सेकंड शेल के लिए है और ये एनर्जी लेवल थर्ड शेल के लिए है। ओके, अब बट ऑब्वियसली हाइड्रोजन के हिसाब से है, अगर आप यहाँ पे हीलियम रखेंगे तो Z की जगह 2 आ जाएगा और आगे चलता जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा टोटल एनर्जी आता है। ओके, तो चलो पहले आप इतना कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे और चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अभी हमने इतना सब जो एनर्जी देखो ये समझे क्या हम लोग। ठीक है, एक कंक्लूजन दे देते हैं हम लोग, और कंक्लूजन हमें ये दे रहे हैं कि ये है बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा पहला ऑर्बिट हो गया, ठीक है, दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट्स बंद कर दूँ। ओके, और ये एक मैं और बना देती हूँ, चौथा ऑर्बिट। ठीक है, तो अभी इन सब के एनर्जी लेवल्स के बारे में हमने बात किया। अब हमने क्या बात किया इनके एनर्जी लेवल्स के बारे में, कि जो फर्स्ट शेल होगा उसका जो एनर्जी लेवल है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसका कितना हो जाएगा, -3.4, इसका कितना है, -1.5, यहाँ 5.1, ठीक है, 5.1 लिख दो वो भी चलेगा,
ठीक है। और फोर्थ वाला कितना होता है, ये होता है -0.85। कैलकुलेट कर लेना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो बच्चों देखो, अब ये हम लोगों ने लेवल्स लिख दिया एनर्जी के, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से मिनिमम एनर्जी कौन सी है और मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है, ठीक है। अब बट ऑब्वियसली नेगेटिव साइन में अगर नंबर ज़्यादा होता है तो वो कम माना जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर 13.6 आप यूँ देखो तो मैक्सिमम हुआ, बट नेगेटिव की वजह से वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि मिनिमम एनर्जी कहाँ पर है, फर्स्ट शेल पर है, ओके। और मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो आप बोलोगे मैम फोर्थ वाला शेल 0.85। बट मैंने तो ये 0.85 बनाया है ना, सिर्फ 4 शेल तो होते नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो देखो मतलब जितना उनसे कर्जा लिया, वो कर्जा अगर मुक्त करता जाएगा, ठीक है, मुक्त करता जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और दूर 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 होता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा उतना वो फ्री होता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो एहसान था दोस्ती का, वो दोस्ती का एहसान वो चुकाता जा रहा और एक टाइम पे उसको कोई भी एनर्जी जो है वो नहीं नरेगी, मतलब वो फ्री हो गया, ठीक है। मतलब कि वो कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। जब तक उसके ऊपर अपनी दोस्ती का कर्जा है, वो जब तक उसको कर्जा चुकाना होगा तब तक जाएगा, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द इन्फिनिटी। तो अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, तो अगर मैं यहाँ पे nth शेल को इन्फिनिटी से काउंट करूँ और ये वाली फॉर्मूला में लगा दूँ तो n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है, 0, ठीक है। 1/इन्फिनिटी का आंसर होता है 0। तो अगर मैं यहाँ पे z1² और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर या इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। तो अब अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा उसकी, 0, ठीक है। मतलब वो फ्री हो गया। अब उसको कोई भी, ठीक है, एनर्जी उसको बांध ही नहीं रही है, वो फ्री हो जाता है। बात समझ आई, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब निकालना होता है, अब याद आया कि हमने जो सेशन में स्टार्टिंग में थोड़ा कवर किया था, मैंने पोस्टुलेट के थ्रू बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, जंप कर लेता है दूसरे शेल में, और अगर वो एमिट करता है तो वो फिर से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ये जो शेल में जंप करना और ये करना, वो बेसिकली इन एनर्जीज पे डिपेंड करता है। तो अब अगर ये वाली जो है -1.5, ठीक है, ये अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि न्यूक्लियस को वो एनर्जी दे रहा है कि भाई मेरा कर्जा, आपका जो दोस्ती का एहसान है, जो कर्जा मैंने आपसे लिया है वो मुक्त कर रहा हूँ, और धीरे धीरे वो इस शेल में आएगा, ठीक है। और अगर वो उसको एमिट कर लेता है तो फिर से वो वहीं चला जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड होते हैं और डी एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। मैं टर्म लिख देती हूँ यहाँ पर, कहाँ लिखूँ, मैंने तो पूरा बोर्ड ऐसे भर के रखा हुआ है, जैसे मेहंदी लगा के रखी है मैंने पूरे बोर्ड पे, ओके। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा तो वो जंप करेगा नेक्स्ट शेल में, इसको हम कहेंगे एक्साइटेशन। हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर लिया था, फिर से एक बार बता देती हूँ कंक्लूजन के तौर पे। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को लूज़ करेगा या एमिट करेगा, ओके, तो वो क्या करेगा, वो जंप करेगा प्रीवियस शेल में, मतलब उसके पहले वाला जो शेल होगा उसमें आके गिर जाएगा। प्रीवियस, स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, शेल, और उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे डी एक्साइटेशन, ठीक है बेटा, ओके। ये कुछ टर्म्स हैं, आपको ध्यान देना है। तो ये रहा पूरा बोहर का मॉडल, ठीक है। और इसके हिसाब से बोहर ने हमें एनर्जी लेवल्स के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन है वो बता दिया, ठीक है। जो भी रदरफोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा था वो धीरे धीरे बोहर जी ने पूरा वो प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कर लिया। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। बट अभी लेक्चर शायद बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैंने इस सेशन में उसको डिस्कस किया तो मैं नेक्स्ट सेशन में उसके लिमिटेशंस को डिस्कस कर लेती हूँ। कैसा लगा सेशन, ज़रूर मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। आपके फीडबैक्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, दिखाते हैं कि हमारी मेहनत जो है बच्चों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो डू कमेंट मी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया, तो काइंडली शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर हम नए हैं तो, और सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। हम भी आपके लिए ही यहाँ पर हैं, आपको अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, इसके लिए हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन इसको अच्छे से लिख देना, नोटबुक में लिखते रहना बेटा। नोट्स क्या, सिर्फ सुनी हुई बातें ना बेटा सिर्फ 10% याद रहती है, लिखी हुई बातें और बोली हुई बातें ना ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। मतलब बोली मतलब जो तुम कह रहे हो, मैं तो कह ही रही हूँ, ओके। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और एक एडवाइस दे रही हूँ, कोशिश हमेशा ये करना
कि जो आपने लेक्चर आज देखा, ओके, वो लेक्चर को आप किसी को समझाओ, ठीक है बेटा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक मशहूर साइंटिस्ट थे फेमन जी, उन्होंने कहा था कि अगर आपने जो समझा है, ठीक है, अगर आप उसको किसी और को समझा रहे हो और उसको वो चीज़ समझ में आ गई, इसका मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से कभी नहीं जा सकता है। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है ना, तो रिटर्न प्रैक्टिस तो है ही, वो तो है ही, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा कोशिश करो अपने दोस्तों को उसको सिखाने की। जितना आप दोस्तों को सिखाओगे ना, उतना आपका फंडा जो है वो क्लियर होता जाएगा। ये छोटी सी एडवाइस मेरी तरफ से, मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपका प्रैक्टिस होगा और आप अच्छे से स्कोर करेंगे। वेल, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।